नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अधिकारियों संघ की बैठक, सत्र की तैयारियों पर की चर्चा। आपदा से निपटने को लेकर तैयारी करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, लोगों से की सावधानी बरतने की अपील। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन में पहाड़ी से गिरे पत्थर, हाईवे पर फंसे वाहन, लोगों को बचाने का कार्य जारी। प्रदेश में आई आपदा को लेकर नवीन जोशी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा आपदा को लेकर सरकार लापरवाह, बताए अब तक कितने आपदा पीड़ितों को दिया गया है मुआवजा। हरिद्वार में कनखल के कृष्णनगर में चेन स्नैचिंग की वारदात, घर लौटे वृद्धा को बनाया निशाना, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मसूरी में एमपीजी कॉलेज प्राचार्य ने छात्रों से मिलने के समय में किया बदलाव, छात्र संघ ने किया विरोध, कॉलेज परिसर के हॉल में खड़ी गाड़ियों को हटाए जाने की उठाई है मांग। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नुमाइश में की छापेमारी, खाने पीने के सामान में मिली लापरवाही, गंदगी का मिला अंबार। कार्यालय पर कर्मचारियों की हड़ताल, कामकाज हुआ ठप, 4 कर्मचारियों के बहाल पर अड़े कर्मचारी। आईआईटी कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या, परिजनों ने महिला अधिकारी पर लगाया आरोप, साथ ही उत्पीड़न का आरोप, कोतावली तचकर काटा हंगामा। मसूरी में शहीद स्थल पर टीम शेड डाले जाने का नगर पालिका का अधिवेश, अधिकारी के साथ ग्रामीणों ने किया विरोध, संग्रहालय बनाने की उठाई है मांग। बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, विवादों में घिरी है अंतिम पंगाल का एक्रेडिशन कैंसिल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, पेरिस ओलंपिक से जुड़ी पंगाल को पेरिस छोड़ने का आदेश जारी हुआ है। विवादों में घिरी अंतिम पंगाल का एक्रेडिशन जो है वो कैंसिल हो गया है। पेरिस ओलंपिक गांव की मान्यता रद्द कर दी गई है। पंगाल को पेरिस छोड़ने के आदेश, इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंतिम पंगाल का एक्रेडिशन कैंसिल हो गया है, पेरिस ओलंपिक गांव की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, विवादों में घिरती हुई नजर आई है अंतिम पंगाल का एक्रेडिशन जो है वो कैंसिल हो गया है और साथ ही पेरिस ओलंपिक गांव की मान्यता भी रद्द हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, पेरिस ओलंपिक से आपको बता रहे हैं, पेरिस ओलंपिक गांव की मान्यता रद्द कर दी गई है अंतिम पंगाल की, और कहा गया है कि पेरिस आप जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। अंतिम पंगाल का एग्रीडेशन जो है वो कैंसिल हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, विवादों में घिरती हुई नजर आई है अंतिम पंगाल, एग्रीडेशन कैंसिल कर दिया गया है, जिसके बाद पेरिस ओलंपिक गांव की मान्यता रद्द कर दी गई है और साथ ही पेरिस छोड़ने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, लगातार भारत के लिए पेरिस ओलंपिक इस समय जो है 2 से 3 दिन की अगर बात करें तो सही से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पहले विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो सबने देखा और अब अंतिम पंगाल को पेरिस छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विवादों में घिरती हुई नजर आई है अंतिम पंगाल। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, एग्रीडेशन जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, पेरिस ओलंपिक गांव की मान्यता भी रद्द कर दी गई है और जल्द से जल्द पेरिस छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अंतिम पंगाल विवादों में गिर गई है और जिसके बाद एग्रीडेशन कैंसिल हो गया है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि पेरिस ओलंपिक गांव की मान्यता रद्द कर दी गई है और जल्द से जल्द पेरिस छोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ गए हैं। स्पर्श, हमने देखा है कि पेरिस ओलंपिक से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और अब अंतिम पंगाल को पेरिस छोड़ने के आदेश जारी हुए हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल अंतिम पंगाल को पेरिस छोड़ने के आदेश हुए हैं। एक और जो खिलाड़ी है वो विवादित घेरे में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है।
और जिस तरीके से पूरा मामला निकल कर सामने आया है, बड़ा जो सिक्योरिटी ब्रीच का मामला है वो यहाँ पर जो है निकला है। जो अंतिम पंगाल की बहन है वो गलत तरीके से जो एथलीट गांव है उसमें प्रवेश करती हुई जो है पाई गई है। मान्यता कार्ड का उपयोग जो है वो गलत तरीके से कर रही थी अंतिम पंगाल के, और इसी के चलते जो पेरिस पुलिस है उन्होंने जो है इनको तलब किया था, और जो नियम कानून है उनको ब्रीच करने के चलते जो है उन्हें ये आदेश दिया गया था कि वो जल्द से जल्द जो है पेरिस जो है छोड़ दे। ऐसे में अब अगर हम बात करते हैं तो जो अंतिम पंगाल है उनके जो कोच है, भाई और बहन है, उनको जो फिलहाल पेरिस छोड़ने का निर्देश है वो जो है जारी जो है कर दिया गया है फिलहाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे कि अंतिम पंगाल का एग्रीडेशन कैंसिल हो चुका है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय के वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में सचिव समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम उत्तराखंड राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की। कई विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आए। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ पैदल मार्ग में जारी राहत और बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री धामी की सराहना भी की। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान हरीश रावत खिलखिलाते और खुश नजर आए। इस दौरान राज्य के विकास और स्थानीय मुद्दों सहित कई मुद्दों को लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। रुक करेंगे खबरों का, जहां देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गैरसैंण में 21 अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र की तैयारियों के संबंध में चर्चा हुई। इस दौरान रितु खंडूरी ने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अधिकारियों को तैयार रहने के आदेश दिए। साथ ही सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है, ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो, और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं, वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित बातों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ परिसंपत्तियां जिनमें वन विकास निगम के 99 करोड़ उत्तर प्रदेश की ओर से दिया जाना था, उसमें 2017 तक ब्याज लगाकर 563 करोड़ हो चुका है, जो राज्य को मिलना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं कि हम पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, और उनसे अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों का बंटवारा हमारे माननीय धामी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी साहब के बीच में जो बातचीत का सिलसिला जारी हुआ, उसमें बहुत से मुद्दे तय हुए, लेकिन अभी कुछ मुद्दे तय होने बाकी हैं, जिसको लेके मैंने आज अधिकारियों से बैठक ली है और उनसे कहा है कि हम जो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना बाकी है, तो उस पर हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। तो वहीं देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने खेलों के आयोजन को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनाने के संदर्भ में भी निर्देश दिए गए। इस पर जानकारी देते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर-नवंबर के बीच किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। तो राष्ट्रीय खेल जो अपने यहाँ अक्टूबर से नवंबर के मिड में होने,
उसकी तैयारियों की आज समीक्षा की है। इसके साथ साथ मैं आज 29 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस है, उसकी तैयारियों के संदर्भ में भी विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारा गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो लोहाघाट में बनना है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में भी समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट बनना है, उसको हमने जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पहले ही कैबिनेट में आ जाए और विधानसभा सत्र में ये टेबल हो जाए, इसके निर्देश थे, तो उसमें आखिरकार कितनी प्रगति हुई है, इन सब की समीक्षा की गई है। और साथ साथ में यह साफ साफ निर्देशित विभाग को किया है कि इस कैबिनेट में किसी भी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वह आ जाना चाहिए। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की क्रूरता और अत्याचार नहीं होना चाहिए। हिंदू मंदिरों की सुरक्षा हो, इस समय पूरा विपक्ष सरकार के साथ है और यही भारत की नीति होनी चाहिए। हिंदुओं के घरों, हिंदू मंदिरों और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से सुनियोजित हमले इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक और खतरनाक है। और मुझे तो आशंका है आगे वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर बात ना आ जाए, इसके लिए भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी तरह से कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए कूटनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारत को प्रयास करने पड़ेंगे। और मैं आश्वस्त हूं कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो बहुत ही तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं बहुत वर्षों के बाद, करीब 2-3 दशकों के बाद, कि भारत का पक्ष और विपक्ष एक साथ इस मुद्दे पर। तो उधर मसूरी में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से महिला कांग्रेस अध्यक्ष जगबीर कौर के नेतृत्व में तीज का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने तीज के महत्व पर विस्तार से चर्चा की और धूमधाम से तीज मनाया। इसके अवसर पर मैं सभी बहनों को, अपने उत्तराखंड की बहनें, देश विदेश में जहां पर भी हमारी बहनें हैं, सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तीज का त्योहार जो है, इसकी एक मान्यता है कि शिव जी ने, पार्वती जी ने शिव जी के लिए व्रत रखा था बहुत वर्ष तक, और तब उनको शिव जी प्राप्त हुए थे। तो इस अवसर पर जो इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु की पूजा करती हैं। बाकी हमारे देश के कई हिस्सों में अलग अलग प्रकार से तीज का त्योहार मनाया जाता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, क्योंकि वहाँ पर जो जिनकी नई नई शादी होती है लड़कियों की, वो अपने मायके आती हैं सावन के महीने में और वहाँ पर चूड़ियाँ पहनती हैं, झूले झूलती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। और इस अवसर पर वो सावन में आती हैं, सब मिलती हैं, इकट्ठी होकर झूले झूलती हैं और इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जिस प्रकार तीज का ये त्योहार सावन के महीने में आता है और चारों तरफ हरियाली रहती है, हरा भरा रहता है, इसी प्रकार सबका जीवन हरा भरा रहे। और सबसे यही प्रार्थना है कि सब लोग इस पर्यावरण को भी बचाकर रखें। तो वहीं प्रदेश में अफसरशाही को लेकर पक्ष विपक्ष हमेशा से ही आमने सामने रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों की समझदारी और उनकी सूझबूझ का परिणाम राज्य को भरपूर मिल रहा है और हर मोर्चे पर उनकी सूझ का प्रतिफल राज्य को मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा कि सुनिए। देखिए, डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कैबिनेट है और जो पूरा उनका मंत्रिमंडल और जो अधिकारी लोग, मैं स्पेशली कहूंगी, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने का। तो हमारे जो अधिकारी हैं वो बहुत ही काबिल हैं। आप देख रहे हैं कि वो चप्पे चप्पे पर 24 आवर्स उपलब्ध हैं। तो उनकी सलाह से और उनकी जो मैं कहूंगी कि जो इंटेलिजेंस है,
उसका राज्य को पूरा पूरा फायदा मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हम एसडीजी में नंबर 1 है और पूरे भारत में नंबर 1 है। तो ये मैं कहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और गुड गवर्नेंस में हम लगातार आगे जा रहे हैं। सारे विकास कार्य जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसके लिए हमें पूरा सेंटर से भी सहयोग मिल रहा है और सराहना मिल रही है। तो वहीं दिल्ली के कोचिंग सेंटर में छात्राओं की मौत के बाद प्रदेश में भी प्रशासन एक्शन पर नजर आ रहा है। दरअसल अग्निमिशन विभाग की ओर से शहर के कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला अग्निमिशन अधिकारी सुरेश चंद्र रवि ने रोड पर 2 कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया, जिसमें एक कोचिंग सेंटरों में पर्याप्त संख्या में अग्निमिशन यंत्र पाए गए। वहीं दूसरे सेंटर में अधिकारियों को कुछ खामियां भी नजर आई। कि आज मेरा प्लान है कि मैं मैक्सिमम कोचिंग सेंटर में जाऊं और उनको सलाह दूं कैसे बचाव करना है किसी अग्नि दुर्घटना से या पानी भरने से या भूकंप आने से। इतनी भी आपदाएं हैं, अगर कहीं बिल्डिंग में हमारी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं और बिल्डिंग हमारी बहुत कमजोर है तो भूकंप में बिल्डिंग भी गिर सकती है। फायर डिपार्टमेंट जो है खाली आगे ही नहीं देखता, जितने भी डिजास्टर हो सब पे कार्रवाई करता है और उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। देख रहे थे कि अभी एक कोचिंग सेंटर में हमारे डिपार्टमेंट से अभी एनओसी भी नहीं है और उसमें अग्निशमन उपकरण नहीं है, उनको हमारी तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा और जो बाकी हमारी जो टीम होगी, टीम का जो एक्शन होगा उसके अनुसार ही कार्रवाई। तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी कालाढूंगी रामनगर देहरादून स्टेट हाईवे को 10 दिन के भीतर ठीक करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल बीते दिन भारी बारिश की वजह से नाले में उफान आने के चलते तीसरी बार पुल के आसपास का हिस्सा बह गया था, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। फिलहाल अन्य वैकल्पिक रास्तों से हल्द्वानी से रामनगर के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। से हमने कहा है कि इसको 10 दिन के अंदर इस काम को करें और रात में भी इस पे काम किया जाए, क्योंकि इसमें पब्लिक को परेशानी हो रही है और उन्हें कुछ ऐसे इलाके से गुजरना पड़ रहा है यहाँ पे थोड़ा जंगल का भी इलाका है। ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि डब्ल्यू इसका डेली इसको देखिए और एसडीएम कालाडूंगी से कहा है वो इसको डेली मॉनिटर करें। तो उधर खटीमा के गांव बरी अंजनिया और टेढ़ा घाट के बाढ़ आपदा से प्रभावित ग्रामीणों को अभी तक राहत राशि नहीं दी गई है, जिसको लेकर राष्ट्रीय योगी सेना के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम से वंचित प्रभावितों को तत्काल राहत राशि दिलाने और अपनों को देने के लिए राहत राशि के चेक वापस देने की मांग भी उठाई है। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से भेजी गई सर्वे टीम ने बाढ़ प्रभावितों को जानबूझकर छोड़ दिया और इसके बदले अपनों को राहत राशि उपलब्ध करवाई। फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा। बड़ी इंजीनियर में 200-250 करोड़ ऐसा है जिनकी स्थिति बिल्कुल खराब हुई थी। 7 तारीख को जो आपदा आई थी, किसी का दीवार चढ़ गया, किसी के भूसे बिक गया, किसी के गेहूं बिक गया है, किसी के पास खाने की कोई राशन नहीं बचा। उन तक जो है ये बाढ़ अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया। हमने एसडीएम साहब से भी मैंने फोन में बात की थी। एसडीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जितने भी लोग आपके बचे हुए उन सबको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में आज 300-400 लोग पब्लिक हमारे ग्राम सभा के, हम ये नहीं कहते हैं कि आप तहसील, हम किसी को आरोप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तहसीलदार आए, पटवारी को लेकर आए, हमारे ग्राम सभा के 4 सियाने आदमी को पकड़ रहे हैं। वो राणा बस्ती के 2 बंगाली और उनके वो लोग, उन लोगों से जांच कराया जाए। जहां गलत पाया जाता है भाई उनको दो, जहां जिनका नुकसान हुआ उनको दो। आप इसमें ना बीजेपी का कोई वहाँ नेता है, ना वहाँ का कांग्रेस का नेता है। वहाँ गांव के सज्जन आदमी, बुजुर्ग आदमी को पकड़े और जिनका नुकसान हुआ वो दिया जाए। अगर नहीं देते हैं, नहीं कुछ ऐसा करते हैं, या फिर ये राजनीति चक्कर में, कांग्रेस बीजेपी चक्कर में अगर आम आदमी पिसता है तो आने वाला समय फिर बताएगा भाई क्या होगा कि गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी को परेशान किया जाएगा, गरीब आदमी को नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस बीजेपी के नेता के चक्कर में अगर हम पड़ गए तो आगे देखेंगे, अगर इनको नहीं मिला 250 लोगों को भी धरना प्रदर्शन करें। जय श्री। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।